हूँ कि आपके बीच में अपने ख्यालात, अपनी बात को रखूँगा। हमारे बीच में मंच पर बैठे हुए हमारे साथी हैदराबाद से आए हुए अतर फारूकी साहब, आपके बीच में वडगाम विधानसभा के प्रत्याशी कल्पेश भाई, और हमारे बीच में मौलाना अब्दुल हमीद साहब हैं, हमजा साहब हैं जिला प्रमुख, अब्दुल हक भाई हमारे बीच में हैं, शाहिद खान साहब हैं, इमरान पठान साहब हैं, इरफान दव्वा साहब हैं, मोहम्मद हनीफ साहब हैं, विनोद सरपंच साहब हैं। आप सभी लोगों का मैं इस्तकबाल करता हूं और मंच पर सभी नामी गिरामी, सभी आदरणीय साथियों का, बुजुर्गों का, माताओं और बहनों का मैं इस वडगाम की धरती पर अस्सलाम वालेकुम, नमो बुद्धाय, जय भीम पेश करता हूँ। वालेकुम सलाम। मुझे अच्छा ये भी लग रहा है कि आपके इस बीच में, हमारे बीच में माताएं और बहनें भी बैठी हुई हैं जो अपने हक और अधिकार को समझ रही हैं। और हक और अधिकार की बात तभी आती है जब कोई व्यक्ति या समाज उसके हक और अधिकार को कोई छीनता है, शोषित और वंचित किया जाता है, तब हक और अधिकार की बात आती है। और जब हक और अधिकार की बात आती है तो मैं उन तमाम महापुरुषों को याद करता हूं, तथागत बुद्ध को याद करता हूं, जिन्होंने इस देश में उस व्यवस्था के खिलाफ संघर्ष किया, उस व्यवस्था के विरुद्ध में बिगुल फूंका, जहां पर इंसान को ऊपर और नीचे रखा जाता था। मैं उन तमाम महापुरुषों को भी याद करता हूं जिनमें कबीर साहब हैं, जिनमें गुरु रैदास साहब हैं, जिनमें ज्योतिबा फूले साहब हैं, माता सावित्री बाई हैं, नारायणा गुरु हैं, संत गाडगे साहब हैं। और इस गुजरात की धरती पर दो महापुरुषों का नाम तो मैं जरूर लूंगा, जिनके संघर्ष की बदौलत हमें वो मौका मिला कि हम अपने कदम को आगे बढ़ा सके। मैं उनको भी याद करता हूं जिनको भुलाया नहीं जा सकता है। इस वडोदरा की धरती पर सियाजी गायकवाड़ राव साहब रहे हैं, मैं उनको याद करता हूं जिनके प्रयास से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विदेश में जाकर के पढ़ाई करके आए। मैं कोल्हापुर नरेश छत्रपति शाहू जी महाराज को भी याद करता हूं, जिन्होंने इस देश में दबे कुचले समाज के लिए वो रास्ता बनाया जो इंसान को ऊपर ले जाता है। हमें वो मौका दिया कि हम अपनी ऊर्जा, अपने ज्ञान को आपके बीच में रख सकें। मैं उन तमाम महापुरुषों और महापूर्वजों को भी नमन करता हूं कि जिन्होंने आज ये मौका दिया कि आपके बीच में मैं अपनी बात कह सकूं, क्योंकि उनके संघर्ष के बिना मैं अधूरा हूं, मेरे कार्य अधूरे हैं। और मैं उस महान शख्सियत को आज याद करता हूं जिनका नाम यह देश ही नहीं पूरा विश्व लेता है। बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मैं नमन करता हूं, जिन्होंने इस देश का ही नहीं पूरे विश्व का विशालतम और महानतम संविधान बनाने का काम किया है, जहां इंसान को इंसान का अधिकार दिलाया। मैं उनको भी याद करता हूं। मैं आपके बीच में वो बात भी रखने आया हूं कि ऐसी कौन सी परिस्थिति बनी कि आज हम इस दौर में हैं। मैं आपके बीच में
उस अधिकार के लिए भी आया हूं जहां पहले कहते थे कि राजा का बेटा राजा बनेगा और रानी की कोख से राजा पैदा होगा। हम आपके बीच में ये कहने आए हैं कि बाबा साहब ने हमें वो अधिकार दिया कि अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, अब रानी की कोख से कोई राजा नहीं पैदा होगा, राजा पैदा होगा जिसको हम चुन करके वहां पर भेजेंगे। आप राजा चुनने का वक्त आ चुका है। आपकी इस वडगाम विधानसभा में आपका भाई कल्पेश है। कल्पेश वो शेर दिल आदमी है जिसने उन लोगों का मुंहतोड़ जवाब दिया जो इनको हथियारों और गालियों से दबाने का प्रयास करते हैं। कल्पेश ने वो हिम्मत दिखाई कि इस वडगाम की जमीन पर नया फूल खिलाया और यह बताया कि हम गुलाम नहीं हैं, हम उन्हीं पूर्वजों की संतान हैं, उन्हीं पूर्वजों की लड़ाई लड़ने आए हैं जिन्होंने वो संघर्ष किया, जिन्होंने इस देश की व्यवस्था के खिलाफ संघर्ष किया। बातें बहुत सारी हैं और उन बातों का मतलब क्या निकलेगा ये आपको भी सोचना है। हम बाबा साहब की जब बात करते हैं तो वो सारी व्यवस्थाएं एक साथ हमारे बीच में आ जाती हैं। आज तो नए नए नाम, नई नई चीजें आ रही हैं और बाबा साहब को सब अपने कंधे पर लेकर के चल रहे हैं। कांग्रेस तो बहुत खुश है बाबा साहब को अपने कंधे पर ढोने के लिए, लेकिन कांग्रेस के इतिहास को भी आपको जानना चाहिए। हमने इस देश में दोहरी गुलामी सही है। इस देश में जब लोग शासन सत्ता के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, अपने अपने चाटुकारिता के लिए बात कर रहे थे, तो 1920 में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इस देश की वर्ण व्यवस्था के आधार पर जो जातीय हमले होते थे उसके खिलाफ लड़ रहे थे। 1920 में क्या चल रहा था? लोग अंग्रेजों को फुसलाने का काम करते थे और कहते थे कि हमें यहां का राजा बना दीजिए, हमें यहां का प्रधानमंत्री बना दीजिए। लेकिन उन लोगों ने कभी ख्याल नहीं किया कि इस देश में वो समाज भी रहता है जिसको इंसान इंसान ही नहीं छू सकता है। ऐसे समाज के लिए बाबा साहब अपनी लड़ाई लड़ रहे थे। इस देश में ऐसा भी समाज है जिसको छूने से जो है लोग नापाक हो जाते हैं। बाबा साहब उन लोगों की लड़ाई लड़ रहे थे। क्या ऐसे समाज के लिए किसी ने लड़ाई लड़ी? जो आज अपने आप को बड़ा महान और बहुत ही जो है विद्वान कहते हैं, उन्होंने इस समाज की लड़ाई नहीं लड़ी। और जब बाबा साहब 1920 में इस मूवमेंट को, इस आंदोलन को आगे लेकर के आए, तो बाबा साहब का विरोध उन्हीं लोगों ने किया जो आज बाबा साहब को अपने कंधे पर बिठा करके झूठा नाटक करते हैं कि हम बाबा साहब को ज्यादा मानते हैं। आप और हम अगर इस देश की हकीकत को समझेंगे तो हमारे पैरों तले जमीन निकल जाएगी। बाबा साहब जिस दौर से गुजरे और जिस समाज ने उनको न पढ़ने दिया, ना पानी पीने दिया, ना अच्छे कपड़े पहनने दिए, ना अच्छे घरों में रहने दिए, वो आज ये दम भरते हैं कि बाबा साहब के लिए हमने ये काम किया। मैं भी उसी समाज का हूं जिसे इस देश में इंसानों के बराबर नहीं समझा गया, जानवर से भी बदतर समझा गया। ना हमारे लिए साफ पानी उपलब्ध था, ना हमारे लिए रोटी उपलब्ध थी, ना हमारे लिए अच्छे मकान उपलब्ध थे। क्या ये लड़ाई आज भी नहीं चल रही है? इसी की तो लड़ाई आज भी हम कर रहे हैं। बाबा साहब का संघर्ष अब कहां तक पहुंच चुका है? आज भी हम रोटी, कपड़ा और मकान की लड़ाई ही लड़ रहे हैं। और वही अछूत समाज
जिसको तरह तरह के नाम दिए गए, तरह तरह की गालियां दी गई, कभी वाल्मीकि कहा गया, कभी चमार कहा गया, कभी वणकर कहा गया, कभी अन्य नाम से जो है जाना गया। क्या ये समाज में कोई प्रगति और विकास हुआ है? अगर आप देखेंगे और पाएंगे तो कोई विकास नहीं हुआ है। क्या आज भी हमारे पास अच्छे मकान हैं? आप गिनिए। क्या हम सुबह से शाम अपना पेट भरने के लिए रोड पर काम नहीं करते हैं? और आज भी अगर हम अच्छे कपड़े पहन करके किसी अच्छी पार्टी या कहीं पर चले जाएं तो लोग पहले पूछते हैं नाम और फिर पूछते हैं पूरा नाम, उसके बाद पूछते हैं कौन जाति आयु भैया। ऐसा नहीं होता है क्या? होता है। ये कौन से लोग हैं जो हमें राह चलते पूछते हैं, कभी दाढ़ी के नाम पर, कभी टोपी के नाम पर, कभी जाति के नाम पर हमें राह चलते मारते हैं? है कोई जो बाबा साहब की तरह इनका विरोध कर सके? मलाई चाटने की बात नहीं करनी चाहिए। और पिछले 5 साल से इस विधानसभा में जो व्यक्ति आपको मूर्ख बना रहा है वो बाबा साहब के नाम पर आपको मूर्ख बना सकता है, आपकी सच्ची लड़ाई नहीं लड़ सकता है। और सच्ची लड़ाई के लिए हम आपके बीच में आए हैं। हम ये कहने आए हैं और ये भरोसा भी दिलाने आए हैं कि बाबा साहब के बाद बाबा साहब का जो संघर्ष रहा है एक व्यक्ति ने चलाया, क्योंकि बाबा साहब को हराने के लिए तो सबसे पहले कांग्रेस आगे आई। आप सब लोग को पता है ना, आज कांग्रेस बड़ी बड़ी बातें करेगी। और इस गुजरात की धरती पर अगर मैं आया हूं तो 2 नाम लिए बिना मैं इस गुजरात की धरती से जाऊंगा नहीं। मेरा कोई विरोध करे और चाहे कुछ भी करे, कोई फर्क नहीं पड़ता। 1920 में जब बाबा साहब अपना आंदोलन चला रहे थे तो इस देश के बहुत सारे लोग गालियां देते थे, जिनमें से एक नाम पहला सुनाता हूं, बाल गंगाधर तिलक। वो एक कहता था कि ये चूड़े चमार कुंभी जाकर के संसद में जाकर के वहां क्या हल चलाएंगे? ये हमारा मजाक उड़ाते थे, हमारे ज्ञान का मजाक उड़ाते थे। और बाबा साहब ने इतने प्रयास से, इतनी मेहनत से अंग्रेजों से वो हक और अधिकार लेकर के आए जिसे कम्युनल अवार्ड कहते हैं। और वो अवार्ड जब हमें मिला तो हम इंसानी रूप में आगे बढ़ने शुरू हुए, क्योंकि हम तो इंसान थे ही नहीं। जानवर जो नाले में और जानवर जो आपके तालाबों में पानी पी सकता था, वहां हम लोग पानी नहीं पी सकते थे। बाबा साहब ने वो अधिकार हमें दिलाए। 1932 में अंग्रेजों ने ये चीज समझी कि इस देश में वो लोग भी रहते हैं जिनको साफ पानी पीने नहीं दिया जाता है, जिनको जो है गंदगी साफ करने के लिए लगा दिया गया। झाड़ू पकड़ा दी के दिन भर टट्टी साफ करो। उनको लेकर के अधिकार लेकर के आए। और बाबा साहब जब ये अधिकार लेकर के आए तो इस देश में जो वर्ण व्यवस्था को जिंदा रखना चाहते थे, मजबूत करना चाहते थे, उन लोगों ने बाबा साहब का विरोध किया। और बाबा साहब का विरोध करने में सबसे आगे एक नाम आता है जो इस गुजरात की धरती से है, जिसे बाबा साहब महात्मा नहीं कहते हैं, उसे आम आदमी कहते हैं, और उसका नाम है मोहनदास करमचंद गांधी, जिसने हमारे अधिकार छीन लिए। हम जब जानवर से इंसान बन रहे थे तो उसने ये कहा कि इस देश में जो वर्ण व्यवस्था है वो सबसे जरूरी है। जब हमें अधिकार मिले तो उसने कहा कि तुम जो है टट्टी साफ करने और लोगों की सेवा करने के लिए पैदा हुए हो, तुम्हें अधिकार की जरूरत नहीं है। क्या हम ऐसे व्यक्ति का नाम लेना ज्यादा बेहतर समझेंगे क्या, जिसने हमारे अधिकार छीने? 1932 में बाबा साहब को पहला झटका दिया और पूना पैक्ट के माध्यम से इस देश में
गुलामों की भीड़ बनना शुरू हो गई। हमारे ही बीच से गुलाम पैदा किए जाने लगे, जो गांधी के तलवे चाटते थे, जो कांग्रेस के तलवे चाटते थे और बाबा साहब का विरोध करते थे। और अगली कहानी और आगे बड़ी मजेदार नहीं, आप इसको कुछ भी कहिए, लेकिन बहुत ही रोचक के साथ, बहुत दर्द के साथ भरी हुई। बाबा साहब जब संघर्ष करके आगे बढ़े तो 1946 में जब इस देश में संविधान बनाने की बात आई तो सभी जगह से लोग जो है चुन करके संविधान सभा जाने लगे। तो एक व्यक्ति का नाम और आता है, उस व्यक्ति का नाम लेना भी बहुत जरूरी है। एक छत्रपति शाहू जी महाराज थे, जिन्होंने 1902 में आरक्षण की व्यवस्था स्थापित की, जिससे अछूतों को वो अधिकार मिल सके। और 1946 में एक व्यक्ति और आया, जिसने हमको ये कहा कि हम तुमको संविधान सभा नहीं जाने देंगे। और उसका आप वक्तव्य सुनिए, उसका स्टेटमेंट सुनिए। 1946 में सरदार वल्लभ भाई पटेल हमारे खिलाफ खड़े हुए। मैं तो नमन करता हूं छत्रपति शाहू जी महाराज को। सरदार पटेल जी को छत्रपति शाहू जी महाराज से कुछ सीखना चाहिए था। और उन्होंने कहा कि ये चमार महार अछूत को हम संविधान सभा में जाने नहीं देंगे। और इस अंबेडकर के लिए खिड़की और दरवाजे ही नहीं, संविधान सभा के सारे रोशनदान भी हमने बंद कर दिए। ऐसी ऐसी साजिशें हमारे खिलाफ हुई। बाबा साहब को पल पल रोका गया, लेकिन बाबा साहब ने जब ठान लिया था तो उनको कोई नहीं रोक पाया। और हमें गालियां भी मिलती हैं, हमें गालियां ये मिलती हैं कि इस देश की वर्ण व्यवस्था के खिलाफ आपने काम किया। लेकिन संविधान सभा में जाने की इच्छा बाबा साहब की बहुत ही प्रबल थी। वो ये सोचते थे कि अगर मैं संविधान सभा नहीं गया तो इस देश का जो संविधान बनेगा वो अछूतों और इस देश के उन लोगों के लिए नहीं मिल पाएंगे वो अधिकार जिनको मैं सोचता हूं। तो बाबा साहब को कांग्रेस ने हराया बंबई से, और इसके पीछे किसका हाथ था? सरदार वल्लभ भाई पटेल का। लेकिन बाबा साहब को जोगिंदर नाथ मंडल साहब ने बंगाल से जिताया, खुलना और जैसोर से, और संविधान सभा में भेजने का काम किया। और बाबा साहब को खुलना और जैसोर से जिताने में इस देश के मुसलमानों ने बढ़ चढ़ करके हाथ बढ़ाया। और बाबा साहब को मुस्लिम लीग के साथ मिलकर के और बंगाल के चंडालों के साथ मिलकर के, पंजाब के चमारों के साथ मिलकर के, वहां के वाल्मीकियों को चूड़ा कहा जाता है पंजाब में, तो वाल्मीकियों, चमारों और मुस्लिम लीग और बंगाल के चंडालों ने मिलकर के बाबा साहब को जिता करके संविधान सभा भेजने का काम किया। अगर आज मैं मुस्लिम लीग का नाम ले लेता हूं तो लोगों के पिछवाड़े जो है गर्म हो जाएंगे। लेकिन इनको शर्म आनी चाहिए। जो लोग आज बाबा साहब को कंधे पर लेकर के चलते हैं, उनको शर्म आनी चाहिए। और ये सोचना चाहिए था कि बाबा साहब के पग पग पर किस तरह से हमने रोड़े अटकाने का काम किया। आप लोग कांग्रेस को पसंद करते होंगे या नहीं करते होंगे मुझे नहीं पता, लेकिन कांग्रेस के खूनी पंजे को आपको समझना पड़ेगा। और बाबा साहब जिस तरह से इस देश के संविधान सभा में पहुंचे, उसका इतिहास हर एक व्यक्ति जानता है, किताबों में लिखा है। मैं कांग्रेस की बात क्यों कर रहा हूं कि 1947 में इस देश का जब बंटवारा हुआ और इस बंटवारे के लिए सिर्फ एक व्यक्ति को जिम्मेदार ठहराया जाता है, मोहम्मद अली जिन्ना को। लेकिन क्या यह वास्तव में सत्य है? उनसे जाके पूछिए।
जो आज आरएसएस की बात करते हैं और ये कहते हैं कि आरएसएस इस देश में सद्भाव का काम कर रही है, ये वही आरएसएस है जो 1925 में बनी और इस देश के टुकड़े करने का काम शुरू किया षड्यंत्र के तहत। 1937 में सावरकर ने टू नेशन थ्योरी की बात कही। क्या उनको हम भूल जाएंगे? क्या सिर्फ जिन्ना को जिम्मेदार ठहरा देंगे? और आज मोहन भागवत साहब आरएसएस के सरसंघ चालक हैं और मोहन भागवत कहते हैं कि मुसलमानों का डीएनए और हमारा डीएनए एक है। मोहन भागवत साहब से मैं पूछता हूं कि मोहन भागवत साहब, आपका डीएनए चमारों से मिलता है कि नहीं, ये आप बता दो। आपका डीएनए वाल्मीकियों से मिलता है कि नहीं, बता दो। आपका डीएनए वणकर समाज से मिलता है कि नहीं, बता दो। आपका डीएनए इस देश में मानव इंसानों को जानवरों से जो बदतर रखा है उनसे मिलता है कि नहीं, बता दीजिए। हमसे नहीं मिलेगा भाई, मुसलमानों से मिल रहा है, क्योंकि मुसलमानों को अपने इर्द गिर्द घुमा करके, उनको डरा करके, धमका करके अपनी शासन सत्ता को मजबूत करना चाहते हैं। भागवत साहब का डीएनए हमसे काहे नहीं मिलता भाई? और डीएनए अगर मिल गया तो हो सकता बिटिया और बहन भी देनी पड़े। अब समझिए इस देश में कैसी साजिशें चल रही हैं। ये डीएनए का मामला नहीं है, और डीएनए तो हमने खोज के खूब निकाल लिया है कि ये लोग कहां से आए हुए थे और कहां चले आए हैं। डीएनए की बात अगर हमसे करेंगे ना तो इन लोगों को बहुत दूर जाना पड़ेगा। तो आप समझिए, और जब हम ये बात करते हैं कि आप सबको इस देश की शासन सत्ता में आना चाहिए, तब आप अपने अधिकारों को ले सकते हैं। और शासन सत्ता में आने के लिए बाबा साहब ने एक बात कही, राजनीतिक कुंजी, राजनीतिक सत्ता की कुंजी अगर आपके हाथ में है तो कोई भी ताला आप खोल सकते हैं, हक और अधिकार ले सकते हैं। आपको शासन सत्ता में जाना पड़ेगा, लेकिन किसी का गुलाम बन करके नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि 1952 का जो चुनाव हुआ, इस देश में जो पहला चुनाव हुआ, बाबा साहब बंबई, उत्तर बंबई से जब चुनाव लड़ने गए तो इन्हीं कांग्रेसियों ने बाबा साहब का जो सहायक था उसको बाबा साहब के खिलाफ खड़ा कर दिया। तो क्या ये कांग्रेसी बाबा साहब के हैं? जो कांग्रेसी बाबा साहब के खिलाफ बाबा साहब का ही एक सहायक कजरोलकर को खड़ा करके बाबा साहब को हराने का काम किया, क्या वो बाबा साहब की बात कर सकते हैं? शर्म आनी चाहिए इन सब। तो आप सब लोगों को यह समझना पड़ेगा कि इस देश में 1947 के बाद अगर किसी के हाथ में शासन सत्ता आई है तो वो कांग्रेसियों के हाथ में आई है, और कांग्रेसियों ने इस देश में दो लोगों को डराने का काम किया, मुसलमानों को डराने का काम किया और अछूतों को डराने का काम किया। हमारा तो कोई रहनुमा नहीं था। 1956 में हमारा रहनुमा हमारे बीच से चला गया, हम तो अधर में लटक गए। लेकिन सबसे बड़ी और सबसे कमी की बात यह रही कि मुसलमानों ने भी अपना कोई रहनुमा नहीं बनाया, जिसकी वजह से कांग्रेस ने इस देश के मुसलमानों को राजनीतिक रूप से अछूत बनाने का काम किया। मुसलमानों ने अपनी बात को क्यों नहीं आगे बढ़ाया? अपनी स्वतंत्र सत्ता की बात क्यों नहीं कही? क्यों कांग्रेस के पीछे पीछे घूमते रहे? आप लोगों ने कोई संघर्ष नहीं किया। अब वक्त आ चुका है कि आपके बीच में वो आवाज है, वो तेज है, वो ज्ञान है,
जो बाबा साहब की तरफ से निकलता है और बाबा साहब के बनाए हुए संविधान की बात करता है, और उस व्यक्ति का नाम है आदरणीय बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। अगर आज आपने इस महान व्यक्ति को नकारने का काम किया तो जैसी गुलामी हम सदियों से सहते आए हैं वैसी गुलामी के लिए आप सब लोग तैयार हो जाइए। हमने तो सामाजिक गुलामी भी सही, आज भी वर्ण व्यवस्था का बोझ हमारे ऊपर लादा गया है और चल भी रहा है, और हम दो तरफा लड़ाई लड़ रहे हैं, एक सामाजिक लड़ाई और एक राजनीतिक लड़ाई। और राजनीतिक लड़ाई में हमारे स्वतंत्र लोग नहीं निकल करके आ रहे हैं, ये सब या तो भाजपा से जीतते हैं या कांग्रेस से जीत करके गुलामों की मंडी इस विधानसभा में पहुंच रही है। यही हाल यहां का भी है, यहां पर भी एक गुलाम कांग्रेस से जीत करके पहुंचा है। जब कोई मारा जाता है तो वो झूठे ही वहां पर पहुंच करके अपना नाम और बिल्ला लगा देता है। ऐसे लोगों को आपको रोकना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे लोग सबसे ज्यादा खतरनाक हैं। और बडगाम की इस धरती पर एक नया परिवर्तन होगा, इसकी उम्मीद मैं इसलिए करता हूं कि पंजाब से मान्यवर कांशीराम साहब चल करके जब उत्तर प्रदेश आए तो उत्तर प्रदेश में वो भयानक स्थिति थी, गुलामी का वो दौर चलता था जहां कांग्रेस एससी के नाम पर लोगों को गुलाम बना करके संसद और विधानसभा में भेजती थी। मान्यवर साहब ने संघर्ष किया, और जब वो संघर्ष करते थे, उनकी बात शुरू हुई तो लोग कहते थे यार ये तो चमारों की पार्टी है। और ऐसा ही इल्जाम, ऐसा ही बेबुनियादी इल्जाम ओवैसी साहब पर लगता है, और लोग कहते हैं कि ये मुसलमानों की पार्टी है। लेकिन उनको जाके बता दो कि सिर्फ मुसलमानों की ही पार्टी नहीं, डॉक्टर पवन राव अंबेडकर भी साथ में खड़ा है, ये उसकी पार्टी है। ओवैसी साहब तुम आगे बढ़ो। तो मेरी बात को आप पहुंचाइएगा, ये सिर्फ पैगाम नहीं है, आने वाले भविष्य के लिए आपको अपनी तैयारी करनी है। और इस बडगाम से अगर कल्पेश को जिता करके भेजेंगे तो कल्पेश आपकी आवाज होगा। कल्पेश को किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कल्पेश को किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा कि साहब हम इनके लिए लड़ाई लड़े या ना लड़े। और अगर यहां से कांग्रेस का गुलाम जीत करके जाएगा तो उसे दिन भर पूछना पड़ेगा कि करे कि ना करे। आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि हमारे बीच में अतर साहब हैं, कल्पेश भाई भी हैं, और वक्त मिलेगा तो और भी चर्चाएं मैं करूंगा। लेकिन एक बात सिर्फ याद रखिएगा कि आपको पतंग चुनाव निशान अपने दिमाग में नहीं, अपने जहन में नहीं, अपने दिल में भर लेना है। क्योंकि पतंग सिर्फ चुनाव चिन्ह नहीं है, पतंग ये बताता है, ये निशान हमें ये बताता है कि जब हम आसमान में रहते हैं तो बहुत दूर से दिखाई देते हैं। तो आसमान में जाने के लिए अपने बीच के भाई को आपको जिताना है। विधानसभा जब आप बिछा के भेजेंगे, अपने बेटे को भेजेंगे, अपने भाई को भेजेंगे, तो वो आपकी आवाज को मजबूती से उठाएगा, किसी से उसको परमिशन और किसी से अनुमति लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप लोग सब तैयार हैं कि नहीं? ओवैसी साहब के हाथों को मजबूत करने के लिए तैयार हैं? तैयार है। तो फिर पतंग पतंग पतंग, बाकी सब खत्म। कल्पेश भाई को आप जिताइए। आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है, और मौका मिलेगा तो आप लोगों से फिर बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, अस्सलाम वालेकुम। एमान पाटिल, बाबा साहब तुम अमर रहो, बाबा साहब तुम अमर रहो। अब मैं कल्पेश भाई से